नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर, इसके साथ ही अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर के जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लिया है, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में रिटायर हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र में और भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि, इनका नाम प्रांजल पाटिल, श्वेता अग्रवाल, रुचिरा कंबोज या फिर श्रेष्ठी जयंत देशमुख है। तो जो पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी और अब रिटायर हो गई है, इनका नाम था रुचिरा कंबोज, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगले वर्ष की आम बैठक की मेजबानी भारत, चीन, यूएस या फिर जर्मनी, और ये करेगा भारत देश, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। असम, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में। तो कौन से राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। तो ये मिली है असम में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, चांग-E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है। तो चांग-E6 यान जो चंद्रमा पर हाल ही में भेजा गया, तो ये देश जापान, चीन, भारत या फिर फ्रांस है। और जैसा कि यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, कुछ चाइनीज नाम है, तो इसका जो संबंध है ये चीन से है। तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, तो नाम से भी आप यहाँ पर पहचान जाओगे। तो चांग-E6 यान जो है ये जो चंद्रमा पर हाल ही में भेजा गया है, तो चीन देश के द्वारा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2, 3, 4 या 5 जून को। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब। 3 जून को, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आज 5 जून है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यहाँ पर आज रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किस प्रकार की मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से सतह, हवा से हवा, या कोई सी भी नहीं। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो रुद्र M2 जो मिसाइल जिसका सफल परीक्षण हाल ही में DRDO ने किया है, तो हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये रेड फ्लैग 24। तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत, जापान, फ्रांस या फिर यूएस से, और ये किया जा रहा है यूएस से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या फिर अहमदाबाद में। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन, और ये किया गया है कोच्चि में, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हाल ही में मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हाल ही में शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस
28, 29, 30 या फिर 31 मई को। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 30 मई को। तो ऑप्शन होगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28, 29, 30 या फिर 31 मई को। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मई को, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये तो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो अन्य क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो पूर्व जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपके अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित जो तालिका है इसमें वर्ष 2020-21 में ए से जी तक के 7 विद्यालयों से प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के वितरण का प्रतिशत दिखाया गया है। विद्यालय जी से 20 और 21 उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 90 और 135 है। तो तालिका में डाटा के आधार पर 105 के उत्तर दीजिए। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का विद्यालयवार वितरण यहाँ पर दिया गया है। 7 में विद्यालय है ए से लेकर जी तक के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का वितरण प्रतिशत में दिया गया है 2020 में और 2021 में। तो जिसमें सबसे पहले पूछा गया था कि यदि वर्ष 2020 में विद्यालय बी सी डी और वर्ष 2021 में ई एफ जी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत क्रम से पी और क्यू है, तो क्यू पी कितना होगा? तो यहाँ पर ये कितना होगा, और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन A1। तो ये कितना होगा? 32 या यहाँ पर ये होगा। तो बी सी डी तो यहाँ पर 2021 के लेने हैं। बी सी डी 2020 का तो है यहाँ पर ये बी सी डी, बी सी और डी ये तो लेने हैं 2020 के, और जो 2021 के हैं इसमें फिर ये ई एफ जी हो जाएंगे, ई एफ और जी। तो इनका औसत पी है और क्यू है, तो क्यू पी जाए यहाँ पर 32 आएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित जो तालिका है इसमें 2020 और 21 में ए से जी 7 विद्यालयों से प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के वितरण का प्रतिशत दिखाया गया है। विद्यालय जी से 2020 और 21 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 90 और 135 है। तो तालिका में डाटा के आधार पर 1 से 5 तक के उत्तर आपने देने हैं। तो ये विद्यालय है और साथ में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो यहाँ पर था कि विद्यालय ई और जी 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यालय बी से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यही जो आपने यहाँ पर बताना है। तो इसमें है ई और जी, यह है ई और जी कब का? 2020 का। ई और जी 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यालय बी से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा, तो यह आएगा निकल के जो ऑप्शन डी में दिया गया है 312.5% जो है निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2020-21 में ए से जी तक के 7 विद्यालयों से प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के वितरण का प्रतिशत दिया गया है। जी 2020 और 21 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 90 और 135 है। तो तालिका में डाटा के आधार पर 105 तक के उत्तर आपने देने हैं। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें बस हेर फेर किया गया है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपने? विद्यालय बी सी और डी, विद्यालय बी सी और डी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का वर्ष 2021 में
EFG से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना होगा। तो अनुपात जो है यहाँ पर इसमें आया है, तो कितना होगा अनुपात, और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है कितना होगा 25:33 का। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वर्ष 2020 से 21 में विद्यालय डी जो है से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है वृद्धि आपने बताना है, और यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर हुई है 68% की वृद्धि। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसमें फेरबदल किया गया है। तो यहाँ पर आया है इसमें कि 2020 की तुलना में 2021 में ए से जी विद्यालयों से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। 2020 की तुलना में 2021 में ए से जी विद्यालयों से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। तो ए से जी जो है यहाँ पर बी की तुलना में 2021 में, तो बी के 2020 की तुलना में 21 में ए से जी विद्यालय से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये रहेगा 120%। तो जैसे यहाँ पर ये इसमें है 2020 छात्र ए पहले इसमें निकाल लेने हैं। तो 2020 में विद्यालय ए में छात्रों की संख्या ये हो जाएगी जैसे 750 और गुणा में 21/100, तो ये निकल के आ जाएगा 157.5। तो इसी प्रकार से आपने बी सी डी इन सभी का निकालना होगा। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पर ये जो हमारा सही आंसर जो 120% ही आएगा इन सभी को करके। तो 2020 से लेकर 21 तक के जितने भी यहाँ पर निकल के आएंगे तो ये होगा 900/750 और गुणा में 100, तब फिर जो है यहाँ पर 120% जो है आएगा। इसके बाद है वर्तमान अनुमानों के आधार पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 27% है, जिसे बढ़ाकर 2035 के अंत तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्तमान अनुमान के आधार पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 27% है कि, और जिसे बढ़ाकर 2035 के अंत तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आधार 50%। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय नेट निरपेक्षता की संकल्पना क्या है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट अभिगम्यता के लिए अधिरोपित प्रतिबंध। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता विषय वस्तु के प्रति वरीयता प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगम्यता और प्रयोग। इंटरनेट के माध्यम से प्रवाहमान समस्त विषय वस्तु को समान रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नेट निरपेक्षता की संकल्पना क्या है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगम्यता और प्रयोग। इसके बाद है संप्रेषण में अपरोक्ष या परोक्ष रूप से अनुभव से निकली एक उच्च कोटि की अनुमति निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो संप्रेषण में अपरोक्ष या परोक्ष रूप से अनुभव से निकली एक उच्च कोटि की अनुमति, तो यह सामान्यकरण, सरलीकरण, अमूर्तीकरण या कड़ी प्रतिक्रिया है। तो संप्रेषण में अपरोक्ष या परोक्ष रूप से अनुभव से निकली एक उच्च कोटि की अनुमति, और इसे कहा गया है अमूर्तीकरण। तो संचार में अमूर्तता एक जटिल अवधारणा या विचार के सरलीकृत
प्रतिनिधित्व को आवश्यक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करके और अनावश्यक विवरणों को अनदेखा करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यह अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निकाले गए अनुमान का एक उच्च क्रम है और अक्सर इसका उपयोग समझने और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। सामान्यीकरण, सरलीकरण और कड़ी प्रतिक्रिया संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों के द्वारा अपनी समस्या को उत्तर जानना पड़ता है। प्रकरण, केस जिसे अध्ययन कर देते हैं, स्वानुभविक, ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रतिवृत्त, फ्लिप्ड, कक्षा पद्धति या प्रदर्शन पद्धति। तो अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों के द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर जा पाना पड़ता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। तो स्वानुभविक पद्धति जिसे ह्यूरिस्टिक पद्धति कहा जाता है। तो ये स्वानुभविक पद्धति जो होती है कि ये शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्रों को बिना सहायता प्राप्त प्रयासों के माध्यम से अपनी समस्याओं का जो उत्तर है वो स्वयं खोजना पड़ता है। और ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र को एक समस्या या चुनौती प्रदान करना शामिल है और फिर उन्हें अपने स्वयं के ज्ञान, कौशल और संसाधनों का उपयोग करने और स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करके समाधान खोजने की प्रक्रिया के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना शामिल है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में जहाँ यहाँ पर आ जाता है भारत में उच्च शिक्षा में MOOC के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही है। वे स्थायी केंद्रित होते हैं, केवल संयम पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान किए जा सकते हैं। वे शिक्षार्थियों की विशाल संख्या को लाभ पहुंचा सकते हैं या वे किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और कितनी भी बार अभिगमित किए जा सकते हैं, या फिर सभी MOOC क्रेडिट अर्जित करने के लिए होते हैं। तो कोट वाला यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखें तो कौन से वाला सही इसमें माना गया है। तो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो A, C और D यहाँ पर सी आंसर हो जाएंगे। तो A, C और D वे शिक्षार्थी केंद्रित हैं, शिक्षार्थियों की विशाल संख्या को लाभ पहुँचा सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कितनी भी बार अभिगमित किए जा सकते हैं। ये जो MOOC जो है इसका मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कई बार आ जाता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको कहा जाता है। इसके बाद है साहित्य की सुव्यवस्थित समीक्षा में निम्नलिखित में से किसको अंगीकार किया जाता है। साहित्य की सुव्यवस्थित समीक्षा में स्पष्ट कार्यप्रणालियाँ, निहित कार्यप्रणालियाँ, निजी चयन कार्यप्रणालियाँ या समकक्ष सुझाव कार्यप्रणालियाँ। तो साहित्य की सुव्यवस्थित समीक्षा में किसको अंगीकार किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये आ जाती है स्पष्ट कार्य प्रणालियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण अर्थात रीजन के रूप में अभिकथन है। तो ए है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रबल ग्रीन हाउस गैसें हैं, और इसका कारण है आर कि CFC गैसों में समताप मंडल में ओजोन को उत्प्रेरकीय ढंग से नष्ट करने की क्षमता होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त जो उत्तर है उसका चयन कीजिए। तो उत्तर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है, तो दोनों ही सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन जो आर है, आर वो एक की सही व्याख्या नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC शक्तिशाली ग्रीन हाउस तो गैसें हैं, क्योंकि उनके पास उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है, जिसका मतलब है कि वे पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को रोक सकते हैं और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं। CFC में समताप मंडल में ओजोन को उत्प्रेरक रूप से नष्ट करने की क्षमता होती है, जो वायुमंडल की वह परत है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें इनसे बचाती है, और हमारा शरीर अगर ये जो पराबैंगनी किरणें जो इनके संपर्क में सीधे आ जाए तो कैंसर जैसे रोग होने की संभावना रहती है। इसके बाद है 3 संख्याओं का आपसी अनुपात 3, 5 और 7 है। कुल योग 975 है, तो 3 संख्याएं कौन सी बनेगी।
तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 3, 5, 7, कुल योग 975 है। तो 3, 5, 7 का क्या होगा, तो इनका ऐसे कर लेते हैं 3x, 5x और 7x बराबर कितना है 975, और ये हो जाएगा 15x बराबर 975 और x बराबर हो जाएगा ये 975 और बटे में 15, तो ये आ जाएगा 65। तो संख्याएं फिर हो जाएंगी यहाँ पर 195, 325 और 455, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में ये जो क्रिकेट है हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रॉकेट को ऐसे, और केतल जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इन्हीं के कोड यहाँ पर सामने दिए गए हैं, जैसे C का 2 है और इसी प्रकार से R का 6 है। तो इनमें से आपने देख लेना है LOC क्या में से कौन कौन से हैं, और जब हम देखेंगे तो जो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा। तो ये वाला कोड है यहाँ पर लोकल का। नेक्स्ट आ जाता है VOLT। तो आपने फोन में भी देखा होगा VOLT लिखा हुआ, VOLTE ये वाला। तो VOLT के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। VOLT का पूर्ण रूप है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यह एक LTE अभिगम्य नेटवर्क के जरिए IP पर डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस डिलीवरी है। पारंपरिक स्वर की तुलना में स्पेक्ट्रम का अधिक कुशल उपयोग प्रदान करता है। एक नेटवर्क पर स्वर और दूसरे नेटवर्क पर डाटा रखने की आवश्यकता समाप्त कर देता है। तो कोड वाला क्वेश्चन है, और कौन से वाला इसमें सही यहाँ पर माना गया है। तो इनमें देखें तो यहाँ पर जो है इनमें कोई सा भी सही नहीं है, तो कोई भी नहीं यहाँ पर आ जाएगा, कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है इसमें, क्योंकि जो ये वॉल्टी जो होता है वॉइस ओवर डिजिटल पैकेज सेवा है, जो LTE एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से IP पर डिलीवर की जाती है। पारंपरिक वॉइस की तुलना में स्पेक्ट्रम का अधिक कुशल उपयोग प्रदान करता है, और यह एक नेटवर्क पर वॉइस और दूसरे नेटवर्क पर डेटा की आवश्यकता को समाप्त करता है। हालांकि वॉल्टी का जो संक्षिप्त नाम वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन नहीं है, जैसा कि विकल्प ए में बताया गया है। तो और विकल्प सी भी गलत है, क्योंकि यह सही कथन को छोड़ देता है कि VOLT अलग अलग नेटवर्क पर आवाज़ और डेटा रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है। विकल्प जो यहाँ पर डी है ये भी गलत है, क्योंकि यह सही कथन को छोड़ देता है कि VOLT पारंपरिक आवाज़ की तुलना में यहाँ पर अधिक कुशल उपयोग प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी वाला जो यहाँ पर हो जाएगा इसका। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो सही जो है यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर के CPU के प्रमुख संगठनों में कौन से शामिल हैं। जैसे विशिष्ट रूप से तत्व क्षण स्मृति का प्रयोग कर सतत डाटा भंडारण करने वाली सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD है। अंकगणितीय व तर्क परिचालन करने वाली अंकगणितीय तर्क एकक ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कह देते हैं। और ALU को ऑपरेंड्स की आपूर्ति और ALU प्रचालन के परिणामों का भंडारण करने वाले प्रोसेसर रजिस्टर है, या फिर स्मृति से लाने वाले विघटन और अनुदेशों के क्रियान्वयन करने वाला नियंत्रण एक CU है। तो कोट वाला क्वेश्चन है, और कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो कौन से वाला सही है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, BCD। तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है, BC और जो T है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही है। इसके बाद आ जाता है अध्यापक A कक्षा में चौक और पटट बोर्ड का उपयोग करता है और छात्रों को बोलकर नोट्स लिखवाता है। अध्यापक B डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वीडियो सम्मेलन और LMM का उपयोग करता है। अध्यापक A और B अध्यापन की कौन सी प्रणालियाँ प्रयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन की, ऑफलाइन की, A ऑनलाइन और B ऑफलाइन, A ऑफलाइन या B ऑनलाइन की। तो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है डी को माना गया है,
अध्यापक ए ऑफलाइन माध्यम से पढ़ा रहा है जबकि बी ऑनलाइन माध्यम से। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो यहाँ पर कथन 1 है कि संप्रेषण और समाजीकरण किसी भी आधुनिक समाज के दो गैर अभिसारी आयाम हैं। कथन 2 कहता है कि संप्रेषण उन मूल्यों को प्रोत्साहन देने में सक्षम करता है जो समाज में लोगों के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर बताइए। तो सही जो आपने बताना है, सही की बात करें ऑप्शन डी वाला रहेगा। कथन 1 असत्य है, 2 यहाँ पर सही है। तो 1 जो गलत और दूसरा सही है कि संप्रेषण उन मूल्यों को प्रोत्साहन देने में सक्षम करता है जो समाज में लोगों के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि 8 मेगाबाइट 2 की 13 गीगाबाइट है और द्विचर संख्या जो यहाँ पर दी गई है इनका दशमलव तुल्यांक इतना होता है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर बताइए। अब सही उत्तर कौन से वाला है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो सी में है कि कथन 1 सही है लेकिन जो 2 है ये गलत है। तो यहाँ पर जो 8 मेगाबाइट जो दिए गए हैं 2 की 13 गीगाबाइट जो है यहाँ पर ये इसमें तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं है, जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका सी आंसर है। 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पर 1 जो है गलत और 2 जो है ये सही माना गया है, क्योंकि कथन 2 जो है बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य 10 है। तो यहाँ पर कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है इसको सही माना गया था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नीचे 2 कथन जो है यहाँ पर दिए गए हैं और वैसे ही कोट वाला क्वेश्चन है और कथन है कि पावर ग्रिड से विद्युत ऊर्जा को अनुपूरित करने के लिए प्रकाशीय वोल्टेय पट्टों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ग्रिड से जुड़े प्रकाश वोल्टेज यंत्रों के साथ एक समस्या है कि यह प्रत्यावर्ती धारा एसी उत्पन्न करती है जबकि पावर ग्रिड प्रत्यक्ष धारा का उपयोग करती है। तो कौन से वाला सही है इनमें? अब जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो यहाँ पर देखें तो कथन 1 सही लेकिन 2 जो है यहाँ पर गलत माना गया था। 1 सही और 2 गलत या माना गया है यहाँ पर कि पावर ग्रिड से विद्युत ऊर्जा को अनुपूरित करने के लिए प्रकाश वोल्टेज पट्टों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष तर्क वाक्य के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिवर्तन वैध है? कुछ एसपी होते हैं, कुछ एसपी नहीं होते हैं, कोई भी एसपी नहीं होता है, सभी एसपी होते हैं। तो दिए गए विकल्प में से सही उत्तर कौन से वाला है? और यहाँ पर जो सही उत्तर है कौन सा? जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ए, सी और डी जो है यहाँ पर इसमें सही है। कुछ एसपी होते हैं, कोई भी एसपी नहीं होता है, सभी एसपी होते हैं। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर श्रृंखला और अगला जो क्रम है वो यहाँ पर आप बताना है कौन सा आएगा। क्रम को अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 4 6 7 8 मतलब संख्या जो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 3 10 मतलब 3 3 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2 तिया 6 यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, 6 तिये 18 यहाँ पर 3 गुणा हो रहे हैं, 18 तिये 54 यहाँ पर भी 3 गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा? तो
3 यहाँ पर जोड़ लेने हैं, तो इसका मतलब 13 जो है यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर इसके बाद का आता तो फिर इसमें हमने 3 जो है जोड़ लेने थे, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16 फिर यहाँ पर आता। नेक्स्ट है संरचित साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी संकेत है। संरचित साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने में आरंभिक प्रश्न मनोहर और रुचिकर होने चाहिए। आरंभिक प्रश्न शोध विषय से संबंधित होने चाहिए। यदि प्रश्न सूची लंबी हो तो प्रश्नों को समूहबद्ध किया जा सकता है। सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्न से पूर्व होने चाहिए या साक्षात्कार देने वाले के उत्तरों की सच्चाई को परखने के लिए व्यक्तिगत प्रश्नों को बार बार दोहराया जाना चाहिए। तो इनमें कौन से वाला सही है, और कोट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो बी सी डी जो है यहाँ पर इसमें सही है। तो बी सी और डी यहाँ पर सही है। आरंभिक प्रश्न शोध विषय से संबंधित होने चाहिए। यदि प्रश्न सूची लंबी के हों तो प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्न से पूर्व होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आईसीटी। आईसीटी समर्थित अध्यापन के लिए इनमें से कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। कागज के चार्ट, भौतिक प्रतिरूप, प्रक्षेपित्र, प्रोजेक्टर का देते हैं या फिर श्यामपट्ट। तो आईसीटी समर्थित अध्यापन के लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, प्रक्षेपित अर्थात प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है मापन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस मापनी को उच्चतम मापनी माना जाता है। नामिक, क्रमसूचक, अंतराल या अनुपात। तो मापन की क्रिया में इनमें से किस मापनी को उच्चतम मापनी माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है, तो अनुपात जो है यहाँ पर इसमें माना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो कथन है कि अरस्तुवादी न्याय वाक्य तत्वतः शाब्दिक होते हैं, और कथन 2 है कि न्याय पद्धति इस तथ्य को मान्यता प्रदान करती है कि शाब्दिक रूप अनुमान का सार्थक है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो जो सही है वो आपने यहाँ पर बताना है। अब इनमें अगर हम सही देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कथन 1 सही है लेकिन जो 2 है ये गलत है। कथन 1 सही है कि अरस्तुवादी न्याय वाक्य तत्वतः शाब्दिक होते हैं। 2 गलत है कि न्यायपति इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हैं कि शाब्दिक रूप अनुमान का सार तत्व है। तो इसलिए 1 सही और 2 को गलत यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर वैसे ही कोट वाला क्वेश्चन है। अभिप्राय पर आधारित निम्नलिखित में से कौन तार्किक अनाकारिक दोष निम्नलिखित तर्क में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके निरईश्वरवादी उपदेश को सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। क्या आपके पिता यह जानते हैं कि तुम इसे मानते हो। तो प्राधिकार आग्रह है, भाव आग्रह है, बहुमत आग्रह है या बल आग्रह है। तो कोट वाला क्वेश्चन है और सही आपने इनमें बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, केवल ए और डी जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो कि प्राधिकार आग्रह है और बल आग्रह है। इसके बाद आ जाता है भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय किसके माध्यम से होता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। तो भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय किसके माध्यम से होता है। और जो ऑप्शन सी में दिया गया था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इनके द्वारा, यूजीसी नेट जो है इनके द्वारा। इसके बाद है राष्ट्रीय समस्थानिक श्रेणी क्रम रूपरेखा द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदंडों में सम्मिलित है। अध्यापन, अधिगम और संसाधन, स्नातक स्तर के परिणाम, प्रसार और समावेश, समकक्षों की धारणा, निम्न कार्बन पदचिह्न।
तो इनमें से सही उत्तर कौन से वाला है? यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है। सही आंसर को अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर चारों ही सही माने गए हैं। तो राष्ट्रीय समस्थानिक श्रेणी का रूपरेखा NIRF द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदंडों में शामिल है अध्यापन, अधिगम और संसाधन, स्नातक स्तर के परिणाम, प्रसार और समावेश, समकक्षों की धारणा, निबंध कार्बन पद चिन्ह। तो ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि सभी संभावित प्रदूषक कृत्रिम रसायन होते हैं। कथन दो है कि नए उभरे संदूषकों में से कई को वन्य प्राणियों और मनुष्यों में जैव संरक्षित होते हुए देखा गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर यहाँ पर कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है कि कथन एक गलत है और दो सही है। कि सभी संप्रभावित प्रदूषक कृत्रिम रसायन होते हैं, गलत है। नए उभरे संदूषकों में से कई को वन्य प्राणियों और मनुष्यों में जैव संरक्षित होते हुए देखा गया है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद है, भारत के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहली बार लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं प्रारंभ की थी? तो किस विश्वविद्यालय ने पहली बार लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं प्रारंभ की थी? पंजाब, कलकत्ता, सावित्री फुले या बम्बई विश्वविद्यालय ने? और इनमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये था बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जब ज्ञान को साझा किया जाता है, आपूर्ति, मांग, नीति या नीति निर्माताओं का जोर और दबाव या फिल्टर विकल्प। जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं कौन से? जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो तीनों यहाँ पर आ जाएंगे, ए, बी, सी। आपूर्ति, मांग और नीति प्रवाह। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मात्रात्मक शोध में प्रमुख फोकस किस पर होता है? मात्रात्मक शोध में प्रमुख फोकस इनमें से किस पर होता है? ऐतिहासिकता, कारणता, सामाजिक अनुचिंतन या कृत्रिम वातावरण की रचना करने पर। और यहाँ पर हमारा जो इनमें से आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मात्रात्मक शोध में प्रमुख जो फोकस होगा वो कारण के ऊपर होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन एक है, अनुमान के न्याय मत के अनुसार स्वार्थ अनुमान में हम अनुमान के भिन्न चरणों के औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है कि स्वार्थ अनुमान मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? और यहाँ पर जो इनमें सही है ऑप्शन ए वाला। तो दोनों ही यहाँ पर सही है। अनुमान के न्याय मत के अनुसार स्वार्थ अनुमान में हम अनुमान के भिन्न चरणों के औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो दो है कथन, स्वार्थ अनुमान मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो इस कारण से दोनों यहाँ पर सही माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंत्रज्वर अर्थात टाइफाइड एक जल जनित रोग है जो पैदा होता है विषाणु, वायरस, जीवाणु, आदि जंतु, प्रोटोजोन या फिर कृमि। तो किससे पैदा होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात किससे? जीवाणु जो है इससे पैदा होता है। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुंबई साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ ने एक आतंकवादी संगठन संबंधी सूचना निकालने के लिए उसकी वेबसाइट में घुसपैठ हेतु कुमारी रीना की नियुक्ति की है। रीना की प्रोफाइल का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त विवरण है? हैकविस्ट, नैतिक हैंकर, ब्लैक हैट हैंकर या ट्रोलर। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये है नैतिक हैंकर।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। कथन है कि भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच में बढ़ोतरी माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर निम्न पूर्णता दरों के कारण बाधित हो रही है। कथन 2 है कि सन 2030 तक सभी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? और इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कथन 1 सही है लेकिन 2 जो है उसको गलत माना गया है। 1 सही है, 2 गलत है। भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच में बढ़ोतरी माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर निम्न पूर्णता दरों के कारण बाधित हो रही है। तो यही जो है सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8% की वार्षिक दर से 4 साल में किसी मूलधन पर 1200 रुपये साधारण ब्याज के रूप में इकट्ठा हुए उस मूलधन के तिगुने मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 साल में कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा? तो यहाँ पर ब्याज की बात करें तो 2050 जो है यहाँ पर ये इकट्ठा होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी त्रुटियां सर्वेक्षण शोध में होती हैं? तो क्वेश्चन है कि कौन सी त्रुटियां सर्वेक्षण शोध में होती है? प्रतिदर्श, स्रोत परीक्षण मूलक त्रुटि, डाटा संग्रहण या डाटा प्रक्रमण त्रुटि। तो जो यहाँ पर शोध जो है इसमें होती है कौन सी है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में दी गई है, तो जिसमें ए, डी और ए आ जाते हैं। प्रतिदर्श त्रुटि, डाटा संग्रहण और डाटा प्रक्रमण त्रुटि। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस संदर्भ में मास मीडिया के संप्रेषण के व्यापक श्रोता दर्शक वर्ग पर सही प्रभाव को समझा सकते हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर आध्यात्मिक। तो मास मीडिया के संप्रेषण के व्यापक श्रोता दर्शक वर्ग पर सही प्रभाव को समझा सकते हैं। कौन से समझा सकते हैं? और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो ये कौन से? सामाजिक। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वैसे ही कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन है कि एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। तो अभिकथन ए है कि संप्रेषण में विश्वास उत्पन्न करने, सूचित करने और गलत सूचना देने की शक्ति होती है। संप्रेषण में विश्वास उत्पन्न करना, सूचित करना और गलत सूचना देने की शक्ति होती है। इसका कारण आर है कि अधिप्रचार प्रोपेगेंडा की प्रक्रिया विभेद की सीमा रेखा को उसके विश्वास उत्पादक तत्वों के बीच पारदर्शी बनाती है। तो कौन से वाला इसमें सही है? और यहाँ पर अगर हम आंसर को देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर माना गया है। ए सत्य है लेकिन आर यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। संप्रेषण में विश्वास उत्पन्न करने, सूचित करने और गलत सूचना देने की शक्ति होती है। तो जैसे चुनाव हुए हैं तो इसमें जो प्रचार हुआ है तो इसमें जनता को अपने विश्वास में भी लाना है और जो गलत सूचना भी इसमें बहुत ज़्यादा चलती है। तो ए वाला सही है। इसमें अधिप्रचार अर्थात जो प्रोपेगेंडा की प्रक्रिया विभेद की सीमा रेखा को उसके विश्वास उत्पादक तत्वों के बीच पारदर्शी बनाती है। तो ये यहाँ पर गलत है, असत्य है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में भी वैसे ही कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला। तो कथन है कि गुणात्मक अध्ययन बहुधा जांच किए जा रहे प्रतिवेश का बहुत अधिक विवरण प्रदान करता है। कथन 2 है कि आलोचकों ने इंगित किया है कि गुणात्मक शोध पुनरावृत्ति की समस्या से ग्रसित है। गुणात्मक अध्ययन बहुधा जांच किए जा रहे प्रतिवेश का बहुत अधिक विवरण प्रदान करता है। कथन 2 है कि आलोचकों ने इंगित किया है कि गुणात्मक शोध पुनरावृत्ति की समस्या से ग्रसित है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है तो कथन ए और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है कि गुणात्मक अध्ययन
बहुधा जांच किए जा रहे प्रतिवेश का बहुत अधिक विवरण प्रदान करता है। कथन 2 है कि आलोचकों ने इंगित किया है कि गुणात्मक शोध पुनरावृत्ति की समस्या से ग्रसित है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि कुछ मनुष्य शाकाहारी हैं गलत रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसे सत्य अनुमानित किया जा सकता है। सभी मनुष्य शाकाहारी हैं, कोई भी मनुष्य शाकाहारी नहीं है, कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं हैं, सभी गैर शाकाहारी मनुष्य हैं। तो दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जो है यहाँ पर बताना है, यदि कुछ मनुष्य शाकाहारी हैं गलत रूप में दिया गया है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन से वाला सही है, ऑप्शन सी वाला। तो बी और सी जो है यहाँ पर माने गए हैं कि कोई भी मनुष्य शाकाहारी नहीं है, कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है। तो कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है। सूखा, बाढ़, भूकंप या फिर तूफान। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है अर्थात कौन सी, भूकंप। जो ऑप्शन बी, ए, सी और डी। तो कौन सी प्राकृतिक है यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है। तो जहाँ जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है क्योंकि कोर्ट वाला क्वेश्चन है। तो ए, सी, डी जो है यहाँ पर इसमें आ जाएंगे अर्थात सूखा, बाढ़ और तूफान। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% और 15% के दो उत्तरोत्तर छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर माना अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य तो ये कितना है 3060 रुपये। और दो यहाँ पर जो छूट मिली है, छूट कितनी है 20% की और 15% की। तब x गुणा में 80 मतलब इसमें से 100 और गुणा में 100 में से जब हम इसे कम करेंगे 85 आ जाएगा। 85/100 बराबर 3060। तो x कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 3060 गुणा में 100 गुणा में 100/80 गुणा में 85। तो कितना निकल के आएगा 4500 रुपये, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और प्रश्न संख्या 40 से 50 के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, गद्यांश को आपने एक बार में ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि बार बार जो है यहाँ पर गद्यांश में ना आना पड़े। और शीर्षक भी कई बार पूछ ले जाते हैं जो आपको इसी में ही देखने को मिलेगा, जो इसका निचोड़ है। सन 1940 से पहले निर्धनता संबंधी धारणाएं और विवेचन बहुत अलग प्रकार के थे। औपनिवेशिक काल में निर्धनता के प्रति संवेदना इस विश्वास से प्रभावित थी कि उपनिवेशवादी की उपस्थिति भले ही मूल निवासियों को थोड़ा बहुत ज्ञान संपन्न बना पाए, उनकी निर्धनता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका आर्थिक विकास करना निरर्थक था। आर्थिक प्रगति के आधार विज्ञान और टेक्नोलॉजी, यह है टेक्नोलॉजी के संबंध में मूल निवासियों की क्षमता को शून्य माना जाता था। हालांकि एशिया, अफ्रीका और लातिनी या मूल निवासी अमेरिका समाजों के अंदर देशज समाजों ने निर्धनता को परिभाषित और विवेचित करने के इस ऐसे ढंग विकसित कर लिए थे जिनमें समुदाय आधारित मितव्ययिता और यथेष्टता संबंधी दृष्टिकोण अंतर्निहित थे। यह सच है कि आधुनिक अर्थों में अति विशाल निर्धनता केवल तभी उभरी है जब बाजार
केंद्रित अर्थव्यवस्था ने समुदाय को छिन्न भिन्न कर डाला। परिणामतः इसने करोड़ों लोगों को भूमि, जल और अन्य संसाधनों से वंचित कर दिया। बाजार अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यवस्था तंत्र संबंधी समस्याएं अपरिहार्य हो गई। निर्धनता संबंधी धारणाओं और प्रबंधन में हुए विच्छेद को जानना महत्वपूर्ण है। पहला विच्छेद जो यूरोप में पूंजीवादी के उदय के साथ हुआ और उत्तरवादी विच्छेद जो तीसरी दुनिया में विकास के आगमन के साथ हुआ। पहले विच्छेद का वर्णन 19वीं शताब्दी में निर्धनों के साथ व्यवहार के लिए उन व्यवस्थाओं के उदय से किया जाता है जो निहित व्यक्तिगत संसाधनों के द्वारा प्रदान किए जाने वाली सहायता पर आधारित था। इस संक्रमण में लोक उपकार का एक महत्वपूर्ण स्थान है और निर्धनों की सहायता प्राप्त लोगों में रूपांतरण का एक गंभीर परिणाम होना था। निर्धनता के आधुनिकीकरण ने निरपवाद रूप से देश संबंधों को प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गद्यांश है और इसमें से ही आप क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो आपने फिल करने होंगे। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि बाजार अर्थव्यवस्था निम्न के लिए उत्तरदायी थी। तो बाजार अर्थव्यवस्था किसके लिए उत्तरदायी थी? अब संसाधनों तक अधिक पहुंच, अति विशाल निर्धनता, प्रबल विकास या परंपरा का आदर्शिका। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, तो ये थी अति विशाल निर्धनता। नेक्स्ट है देश समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया था? विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विदेशी सहायता, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग या आधुनिक विचार। तो देश समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया था? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह था संसाधनों का मितव्ययिपूर्ण उपयोग। नेक्स्ट है पूंजीवादी विकास ने निम्न विचार को परिस्थापित किया था। आधुनिकीकृत निर्धनता, निहित व्यक्तिगत संस्थान, तीसरी दुनिया या देशज संबंध। पूंजीवादी विकास ने निम्न विचारों को परिस्थापित किया था और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ये थे आधुनिकीकृत निर्धनता। नेक्स्ट आ जाता है गद्यांश का जो केंद्रीय विचार बिंदु क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था के गुण, निर्धनता में कमी के लिए लोक उपकार की आवश्यकता, पूंजीवाद के दुष्प्रभाव या तीसरी दुनिया में निर्धनता को पुनः परिभाषित करने की समस्या। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विचार बिंदु क्या है, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में, तो कौन सा है यहाँ पर? पूंजीवादी के दुष्प्रभाव यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सन 1940 से पहले उपनिवेशवादियों का विश्वास था कि निर्धन देशों को बदला जा सकता है, पूर्णतः ज्ञान संपन्न बनाया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, उपनिवेशों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो 1940 से पहले उपनिवेशवादियों का विश्वास था कि निर्धन देशों को, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, नहीं बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।